इस नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैन यू इमेजिन, क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इज द टॉपिक? एक्चुअली ज्योग्राफी का टॉपिक है। डोंट गो फॉर द इंश्योरेंस लाइक सर पारिस्थितिकी तंत्र। गॉड, एक्चुअली वी डिस्कस टुडे द टॉपिक ऑफ सॉइल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मृदा के ऊपर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सो व्हेन वी अबाउट द सॉइल, यानी कि जब मृदा की बात करते हैं तो इस सॉइल के टॉपिक में देयर इज अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। खूब सारे अगर हम कहें तो हमारे पास में अवधारणाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हम इन सब पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसके बाद में फिर बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल यानी कि मृदा के प्रकार। उसके बाद में एक्चुअली हमारे पास में डिस्कशन होगा सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका, और फिर बताएंगे एक्चुअली टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, भारत में मृदा के प्रकार। और फिर एक्चुअली हमारे पास में डिस्कशन होगा द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, ओके, यानी कि मृदा की समस्याएं, हम उस पर बात करेंगे। एंड देन एक्चुअली वी डिस्कस अबाउट इट्स सॉल्यूशन, और फिर हम उसके समाधान पर बात करके एक्चुअली टॉपिक को पूरा क्लोज करेंगे। गॉट इट हियर? क्लियर है ना? यस सर। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। चले तो अपन मूव करते हैं। कहीं भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप लोग साथ में पूछते जाइएगा। आई एम मूविंग ऑन। राइट, सो सबसे पहले हमारे पास में डिस्कस करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को लेकर। सो प्लीज नोट इट डाउन, लिखिएगा। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सर्फेस। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सर्फेस that plant use and depends on for nutrients, water and physical support. मृदा धरातल के सबसे ऊपरी पतली परत होती है जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने पोषण, जल तथा भौतिक आधार के लिए करते हैं ओके। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज जनरली अ काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर द सॉइल, यानी कि मृदा की एक छोटी सी परिभाषा है, लेकिन इसमें एक्चुअली यहाँ पर पूरा सॉइल कंप्लीट होता हुआ दिखा देता है। एक बात हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज को एज ए कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा के रूप में समझ के चलेगा। वेन एवर एक्चुअली वी डिस्कस ऑन द सॉइल, यानी कि जब भी हम मृदा की बात कर रहे होते हैं, जनरली अबाउट इट्स क्वालिटी, ओके, प्रॉपर्टी, यानी कि इसके गुण, या फिर बात कर सकते हैं कि इसमें जो इसकी यहाँ पर क्वालिटी है उसके बारे में बात करें, या फिर हम जो बात कर सकते हैं द टाइप्स, कलर एटसेट्रा, यानी कि इसके प्रकार, रंग इत्यादि, हम किसी भी चीज की बात करते हैं। सो दैट एक्चुअली वी डिस्कस्ड इन कोर्स ऑफ और इन रेफरेंस ऑफ द वेजिटेशन और द प्लांट्स, ओके। ये विशेष रूप से हम अगर हम कहें तो वनस्पतियों या फिर पेड़ पौधों के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं। बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसे ही हम यहाँ पर सॉइल की बात करते हैं, प्लांट्स ऑटोमेटिकली कम्स अलोंग होते हैं। जैसे ही मृदा की बात करते हैं तो मृदा के साथ में पौधे जो हैं उसके साथ में जुड़ करके अपने आप ही आते हुए दिखा देता है। सो यही कारण है कि द एक्चुअली सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन, यानी कि मृदा जो है मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, राइट। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट वेजिटेशन देयर इज नथिंग एक्चुअली वी कैन फाइंड, okay, because these are the main source of the water and even actually the food for us, क्योंकि जल के साथ साथ अगर हम कहें तो हमारे लिए भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ओके, फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, सभी प्रकार के जीवित वस्तुओं के लिए। और यही कारण है कि द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि मृदा हमारे लिए काफी महत्व रखती है। सो नाउ एक्चुअली आई एम गेटिंग ऑन, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नाउ एक्चुअली आई डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट की मृदा के निर्माण के लिए, ओके। दरअसल कौन कौन से वस्तुएं होती हैं जो प्रभावित करती हैं, और फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि इसके अस्तित्व के लिए कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, राइट। सो वन बाय वन एक्चुअली एक एक करके हम सब पे बात करेंगे इन डिटेल। आर यू ऑल गॉटिंग? एम आई ऑडिबल ना? यस सर। दैट्स गुड। सो गेट इन, आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली द वेजिटेशन, सबसे पहला आता है हमारे पास वनस्पति। सो वेजिटेशन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियों की यानी कि प्लांट्स की बात की है तो डेफिनेटली उसको तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एज अ फैक्टर रखना होगा। तो सबसे पहले जब बात करते हैं
इन वेजिटेशन की वनस्पतियों में यदि हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है फॉर द सॉइल, मृदा के लिए, एक्चुअली हम यहाँ पर यूज करते हैं द वर्ड रूट्स, ठीक है, मतलब जड़। अब यहाँ पर सबसे खास बात होती है कि दरअसल जब हम यहाँ पर किसी भी वेजिटेशन या प्लांट की रूट्स की बात करते हैं, दे प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। व्हाट, कैसे? सो रूट्स ऑफ द वेजिटेशन होल्ड टू द सॉइल पार्टिकल्स ऑन देयर प्लेस एंड द सॉइल कुड नॉट रन आउट इजीली, ओके। वनस्पतियों की जड़ें मृदा को कणों को जकड़ कर रखती हैं, जिसके कारण वे सरलता से अपने स्थान नहीं छोड़ पाती, राइट। So basically vegetation play a very important role to retain the soil particles or the amount of soil in a particular place. तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर वनस्पति की जो जड़ें होती हैं ये मृदा के कणों को या मृदा की मात्रा को किसी स्थान पर बनाए रखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। If there is the vegetation, a lots of actually deep soil can be found over there. मतलब जहां जितनी ज्यादा मृदा होगी वहां पर उतनी गहरी, मतलब जहां जितनी ज्यादा वनस्पति होंगी संस्कृति, कोई बात नहीं, चलिए, राइट। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, आई जस्ट स्पीक अबाउट द एक्चुअली वेजिटेशन, हमने वनस्पति पर बात करी और मैंने एक्चुअली इसके फैक्टर को समझाया कि किस प्रकार से यह कारक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड इज व्हाट, द क्लाइमेट, यानी कि दूसरी अगर बात करते हैं तो सेकंड फैक्टर जो है वो है जलवायु। सो व्हाट डू मीन बाय द क्लाइमेट, प्लीज आई लाइक यू टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग जलवायु से क्या समझते हैं, थोड़ा सा समझाओ, बताओ मुझे। सर किसी स्थान के तापमान और नमी के संयोजन को जलवायु कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। The combination of the temperature and moisture in a particular place is called the climate of that place. So basically इसमें सबसे important जो रोल प्ले करता है that is what, that is the moisture and the temperature, यानी कि जलवायु में नमी और तापमान, ये दोनों चीजों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। And accordingly you can see how they actually affect to the soil in any place. और उसी के अनुसार आप देखेंगे कि किसी भी स्थान पर मृदा को वह कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा, amount of moisture in the soil is determined by the temperature. And the temperature also affect to the rate of chemical, physical and biotic process in the soil. Okay. मृदा में तापमान नमी की मात्रा को निर्धारित करते हैं तथा तापमान मृदा में रासायनिक, भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं की दर को भी प्रभावित करता है। The temperature is the most important factor of weathering. Okay. हिंदी में लिखिएगा, the temperature is the most important factor of the weathering. Okay. तापमान अपक्षय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। Okay. तापमान अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। Okay, is the most important factor of the weathering. क्लियर है? So basically जब यहाँ पर वेदरिंग की बात करते हैं तो यहाँ मैं एक्चुअली चीजें सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ओके, इन द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, राइट। मतलब यहाँ पर जब मृदा की बात करते हैं तो मृदा में नमी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी कि एक्चुअली द मॉइस्चर इनटू द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बिहाइंड, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इफ द सॉइल इज देयर, यानी कि अगर मृदा वहां पर है, एंड इफ एक्चुअली दैट हैज द मॉइस्चर, अगर उसमें नमी है, सो दैट एक्चुअली हैविंग ए वेरी गुड वी कैन से टेक्सचर, तो उस यहाँ पर मृदा की जो कह सकते हैं कि कण होते हैं, वे कण और उसकी संरचना अत्यंत, अगर हम कहें तो बहुत बेहतर तरीके से उपयोगी बनती हुई दिखाई देती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलता है, द मॉइस्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द माइक्रोबायोम्स। नमी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक होती है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के निर्मित होने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक्चुअली दैट आल्सो अफेक्ट along with the moisture, the temperature also affect to the chemical, physical and biotic process in the soil. मतलब यहाँ पर मृदा में जो रासायनिक, भौतिक और जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनको भी वो प्रभावित करते हुए दिखाई देता है।
क्लियर है? जब हम यहाँ पर बायोटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो बायोटिक एंड एक्चुअली केमिकल यानी कि जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं दैट मेक सॉइल फर्टाइल बाय विच द मोर वेजिटेशंस कैन बी ग्रो। मतलब यहाँ पर जो रासायनिक और जो जैविक प्रक्रियाएं मृदा में होती हैं, इन रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के कारण से मृदा अधिक से अधिक उपजाऊ बनती है, जिससे वहां पर पेड़ पौधे और वनस्पतियां अधिक से अधिक उग पाती हैं। ओके, और तो यहां अगर हम कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा प्लीज, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वेदरिंग, यानी कि तापमान जो है यह अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक है। सो एक्चुअली यहां पर इस लास्ट वाले सेंटेंस में हाउ दैट बिकम द फैक्टर फॉर द सॉइल, इस रूप में अगर देखें तो वो मृदा के लिए किस प्रकार के कारक का निर्माण करता है, मुझे बताओ। हाउ यू कैन डिफाइन टू द लास्ट, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? अपक्षय का मतलब क्या हो जाता है? मौसमी करंट। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। हाँ जी, बोलो ना। अपक्षय का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेदरिंग? मौसमी करंट क्या होता है? सर मृदा का क्षरण होना। मृदा का क्षरण, ओके राइट। और सर इरोजन। इरोजन इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वेदरिंग इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना? What is the meaning of the weathering? So disintegration and deposition of rocks. Not deposition, only disintegration. Decomposition of. Decomposition. That's good. बहुत बढ़िया। So basically क्या हो जाता है? The weathering play a very important role for the formation of soil. Okay, अपक्षय एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है मृदा के निर्माण में। When the rocks are break down on its own places, that actually develop the small tiny pieces or the particles of the soil. जब चट्टान अपने छोटे छोटे कणों में टूट करके बिखर जाती हैं तो वो छोटे छोटे मृदा के कणों का निर्माण करती है, मृदा का निर्माण करती है। सो ऐसे में क्या हो जाता है? टेम्परेचर प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अलॉन्ग विद द रनिंग आउट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। ये दोनों तरह से काम कर रहा है। एक तरफ तो क्या करता है, ये मृदा के निर्माण में सहयोग करता है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या हो जाता है, ये मृदा में से नमी को निकालने के लिए सहायता करता है। इरोजन इज द डिफरेंट थिंग। इरोजन में क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन टू द अदर प्लेसेस, है ना? परिवहन और अन्य स्थानों पर उसका निक्षेपण, जमाव करना। सो दैट इज कंसिडर्ड फॉर द रनिंग आउट ऑफ द सॉइल फ्रॉम एनी प्लेसेस। वो अगर हम कहें तो किसी स्थान पर से मृदा को हटाने या खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। Are you all getting here now? यस सर। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर ऑफ सॉइल। हम यहाँ पर मृदा के कारक पर ही बात कर रहे हैं। सो लुक हियर, नाउ वी डिस्कस ऑन द सरफेस। ओके, हमने पहले बात करी किसके बारे में? वेजिटेशन। फिर हम लोगों ने बात करी क्लाइमेट। नाउ वी डिस्कस ऑन द सरफेस। अब हम बात करेंगे धरातल यानी कि सतह। सर एक मिनट, पहली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ, देखो पहली वाली स्लाइड। ओके बढ़िया। नाउ वी डिस्कस ऑन द फैक्टर ऑफ सॉइल। मृदा के कारक पर ही बात कर रहे हैं हम लोग, उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑन द सरफेस। अब हम धरातल पर बात करेंगे। सो एक्चुअली दैट फैक्टर इंक्लूड्स altitude, slope etc. which affect to the nature, rate and amount of erosion in soil. इसमें ऊंचाई, ढलान आदि को सम्मिलित किया जाता है जो मृदा में अपरदन के व्यवहार, दर और मात्रा को प्रभावित करते हैं। अपरदन की व्यवहार, दर और मात्रा को प्रभावित करते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। अगर एक्चुअली जब बात करते हैं सॉइल, इफ इट इज ऑन अ वेरी हाई एल्टीट्यूड that having more slope,
ओके, मतलब जितना ज्यादा ऊंचाई होगी धरातल की उतना ही अधिक वहां पर ढलान होगा, और जितनी ज्यादा ढलान होगी द रनिंग वाटर्स और ब्लोइंग विंड्स आर इजीली डू द इरोजन ओवर देयर इन ए वेरी लार्जेस्ट अमाउंट, है ना। तो यहां पर प्रवाहित होने वाला जो जल है, बहने वाली हवा है, ये बहुत सरलता से बहुत बड़ी मात्रा में मृदा का क्षरण कर देती है। जबकि अगर हम बात कर सकते हैं इफ द स्लोप इज वेरी लो और इनटू द प्लेन एरियाज, यानी कि जब अगर यहां पर ढलान बहुत कम हो या फिर मैदानी क्षेत्रों में हो, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इरोजन इज वेरी लेस, तो वहां पर अपरदन की मात्रा जो होती है बहुत कम हो जाती है। क्लियर है? इस तरीके से चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। सो सरफेस ऑफ द, ठीक है, अर्थ यानी कि पृथ्वी या धरातल की भी बात करते हैं, धरातल की सतह, दैट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ फैक्टर। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं टाइम यानी कि समय। सो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समय भी बड़ा महत्व रखता है। ओनली 1 सेंटीमीटर, सुनिएगा, ओनली 1 सेंटीमीटर ऑफ थिक सॉइल लेयर टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। केवल 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत के निर्माण में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ओके, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा। Only 1 centimeter of thick soil layer takes 100 of years to form. केवल 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत के निर्माण में सैकड़ों साल लग जाता है। सर इसका कारण क्या है, मतलब ऐसा क्यों? इसका कारण एक्चुअली यहाँ पर जब हम सॉइल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सॉइल के फॉर्मेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है। सॉइल के फॉर्मेशन में ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स, ओके, और उसके बाद में एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सचर, उसमें टेक्सचर का डेवलप होना, और उसके बाद में एक्चुअली उसमें न्यूट्रिएंट्स का डेवलप हो जाना, उसके बाद में फिर एक्चुअली उसका न्यूट्रिएंट्स का डेवलप होने के बाद में दैट एक्चुअली डेवलप द सुटेबिलिटी फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, यानी कि फिर एक्चुअली वहां वनस्पतियों की वृद्धि के लिए वहां पर उपयुक्तता को तैयार करता है। दिस ऑल आर नेचुरली अकर्स, ये सब कुछ प्राकृतिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि आप गए और हथौड़ी से लेकर के पत्थर को तोड़ा, दूसरे दिन यहाँ पर पानी डाला, तीसरे दिन ला करके देखा कि कोई एक एक्चुअली यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन कम है ज्यादा है, अपन ने उसमें ला करके मिक्स कर दिया। आर यू गेटिंग मी? और तीसरे दिन ला करके पोथा लगा दिया, गार्डन तैयार। इट इज नॉट लाइक दिस। सो व्हेन नेचुरली अ पर्टिकुलर प्लांट ग्रो दैट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जब प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलता है तो वहां पर सैकड़ों वर्षों तक उसका समय लग जाता है। नेक्स्ट, नाउ द ह्यूमस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि ह्यूमस भी अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है। व्हाट इज ह्यूमस? ओके, ह्यूमस क्या होता है लिखिएगा तो, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल एज प्लांट्स, वेजिटेशन एंड एनिमल एटसेट्रा फाउंड इन द सॉइल आर कॉल्ड ह्यूमस। मृदा में पाए जाने वाले सड़े गले जैविक पदार्थों जैसे पौधे, वनस्पति और जीव जंतु आदि को ही ह्यूमस कहा जाता है। ओके, आगे लिखिएगा, द ह्यूमस कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। मृदा में ह्यूमस उसकी उर्वरता को सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होता है। द अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज मोर इन द सॉइल ऑफ कोल्ड रीजन while less in the soil of the warm region. ठंडे प्रदेशों में मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जबकि गर्म प्रदेशों में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। सर सर जैसे ठंडे प्रदेशों में से मतलब कितने टेम्परेचर, मतलब
क्या है, कौन से आएंगे, कौन सी जगह? मैं सब समझाता हूँ अभी, है ना। इसमें से क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर अपन ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैं थोड़ा समझाऊं, तो भूगोल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, और वो क्या होता है, एवरीथिंग इज डन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर एक लगभग की स्थिति में चलता है। एग्जैक्टली टेम्परेचर और मॉइस्चर को बताना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली टेम्परेचर और मॉइस्चर कितना होगा। सो डू अंडरस्टैंड, मैं एक्चुअली इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझिएगा, मैं बता देता हूँ। अब अगर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दरअसल जो प्लांट्स, वेजिटेशन या एनिमल्स होते हैं, यानी कि जीव जंतु, पौधे, वनस्पतियां, इन्हीं के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, ओके, मतलब इन्हीं के जो डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इनटू द सॉइल, जो मृदा में प्राप्त होते हैं, दैट वी कॉल्ड एज द ह्यूमस, उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट फैक्टर होता है द सॉइल फर्टिलिटी का, यानी कि मृदा के जो कह सकते हैं कि उपजाऊपन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है। अब वो कैसे, समझिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है वो ये कि दरअसल मोर द ह्यूमस इन एनी काइंड्स ऑफ द सॉइल वुड बी दैट मच ऑफ हाई फर्टाइल। जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा जितनी ज्यादा अधिक मिलती है, वह मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ देखने को मिलती है। अब एक सबसे खास बात हमारे पास में आती है कि हाउ दैट पर्टिकुलर ह्यूमस इज फाउंड, मतलब इस प्रकार के ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। तो आप देखते हैं कि ट्रीज और द वेजिटेशंस जनरली शेड देयर लीव्स, ओके, मतलब सामर्थ्य हमें देखने को मिलता है कि जो वनस्पतियां होती हैं या फिर जो पेड़ होते हैं, ये अपने पत्ते झड़ाते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा द डेड बॉडीज, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर मृत जीव होते हैं, ओके, देयर डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रोबायम्स ऑकर्स बाय द बैक्टीरिया, फंजाई एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ पर जीवाणुओं या फिर बात कर सकते हैं कवक या विभिन्न प्रकार के हमें देखने को मिलता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन का या डिकम्पोज करने का, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इसको डिकम्पोज करना, मतलब क्या कहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअली दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिकम्पोज देम, यानी कि वो उनको यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं, ओके, ये चीज सबसे खास बताती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी कि इसके अलावा जब यहाँ पर ये जीवाणु या फिर मैंने बैक्टीरिया, फंगाई, एक्चुअली यहाँ पर जो माइक्रोबायम्स की बात करी, इसके अलावा कुछ केमिकल और एक्चुअली यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पर रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, विच मेक सुटेबिलिटी फॉर द वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस के निर्माण में यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर इसके अलावा बात कर सकते हैं सम फिजिकल सपोर्ट, यानी कुछ भौतिक आधार। फिजिकल सपोर्ट की बात करते हैं तो फिजिकल सपोर्ट में जैसे कि मैंने अभी आप मतलब इससे पहले अपन ने एक छोटा सा फैक्टर उठाया था क्लाइमेट का, तो मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, यानी कि नमी है, तापमान है, तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, वहां पर इस ह्यूमस को, मतलब एक्चुअली जो हमारे पास में खूब सारे जो प्लांट्स, वेजिटेशन, एनिमल्स के रिमेन हैं, जो अवशेष हैं, इनको डिकम्पोज किया जाता है, एंड विच व्हेन डेवलप इनटू द सॉइल, यानी कि जब वो मृदा में निर्मित होते हैं, सो दैट एक्चुअली क्रिएट द ह्यूमस, वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अब सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, प्लीज। आगे हमारे पास में आता है द अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज मोर इन सॉइल इन द कोल्ड रीजन और लेस इन द वार्म। अब यहां पर दरअसल ये जो हमारे पास में ह्यूमस की मात्रा होती है, ये ह्यूमस की मात्रा, ओके, मतलब अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज मोर, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है कहां पर, इनटू द कोल्ड रीजन, ओके, इनटू द कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेशों में ज्यादा होती है, डन। और एक्चुअली दैट इज लेस इनटू द, कम होती है किसमें, वार्म रीजन में, गर्म प्रदेशों में। लेकिन मैं एक्चुअली अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारक बताऊं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होता है कि द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता, तो जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना सबसे ज्यादा होते हैं। दैट्स गुड, द अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अबायोटिक एंड okay, the amount of variation in flora and fauna is very high in a particular place, we call as the biodiversity.
ओके, मतलब किसी भी स्थान पर जो पादप और जंतु जगत में विविधता जहां सर्वाधिक दिखती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं, और सर्वाधिक जो होगी उसे हम सर्वाधिक जैव विविधता कहेंगे। समझ में आया? मतलब एक ही टाइप के बड़ा, मतलब सिंपल सी बात है, गेहूं के पौधे 500 एकड़ में लगे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड लाइक दिस? गेहूं के पौधे 500 एकड़ में लगे हुए हैं या फिर 1000 एकड़ में लगे हुए हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे वाह बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। आर यू गेटिंग मी? वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इसमें विविधता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, दैट शुड बी नेचुरल, प्राकृतिक। ऐसा नहीं कि एक्चुअली यहाँ पर दाल चावल और ये सब कुछ चना वना सब उठा करके आपने लगा दी और बोलने के देखो मैंने बायोडाइवर्सिटी बना दी। आर यू गेटिंग मी? समझे? सो दैट देखिए 2 फैक्टर्स। नंबर 1 वेरिएशंस, विविधता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2 नेचुरलिटी, प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सो जहां पर बात कर सकते हैं तो वेरी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इनटू द वार्म रीजन। जो गर्म प्रदेश हैं, गर्म प्रदेशों में सर्वाधिक प्रकार की जैव विविधता मिलती है, बहुत सारी जैव विविधता, फ्रॉम माइक्रोबायम्स अप टू द एनिमल्स एंड वेजिटेशंस। सूक्ष्म जीवों से लेकर के जीव जंतुओं से लेकर के वनस्पतियों तक सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता प्राप्त होती है, गर्म प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में नहीं मिलती। एंड दैट्स व्हाई, और यही कारण है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, सबसे ज्यादा ह्यूमस कहां बनेगी भाई? जहां जीव जंतु होंगे वहीं पर तो डेड बॉडी बनेगी, वहीं उनका डिकम्पोजिशन होगा। तो सबसे ज्यादा कहां बनता है ह्यूमस? सबसे ज्यादा ह्यूमस कहां बनता है? इन द वार्म रीजन। गर्म प्रदेशों में भयंकर बनता है ह्यूमस, खूब सारा बनता है ह्यूमस, इतना कि मतलब अपार। समझ गए? खूब सारा ह्यूमस बनता है। बट ड्यू टू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द माइक्रोबायम्स, बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर सूक्ष्म जीव होते हैं, दे जनरली कंज्यूम दिस ह्यूमस, और वो इस ह्यूमस को कंज्यूम कर जाते, खा जाते हैं वहीं की वहीं। समझ में आया? क्योंकि ह्यूमस बहुत बड़ी मात्रा में है, तो यहां माइक्रोबायम्स में तो बहुत बड़ी मात्रा में है। जी सर। और यही कारण है कि दे कंज्यूम दैट ह्यूमस, वो वहां पर ह्यूमस को कंज्यूम कर जाते, खा जाते हैं। और यही कारण है द लेस अमाउंट ऑफ द ह्यूमस इज फाउंड इनटू द वार्म रीजन। गर्म प्रदेशों में ह्यूमस बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है लेकिन कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है, उत्पादकता बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें उपभोग भी बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि गर्म प्रदेशों में ह्यूमस कम पड़ जाता है। नाउ यू ऑल गॉट इट? जबकि ठंडे प्रदेशों की बात करी जाए, यानी कि अगर हम यहां पर ठंडे प्रदेशों की बात करते हैं, द ह्यूमस इज प्रोड्यूस इन अ लेस अमाउंट, but due to less amount of the consumption, these are found in a highest amount in this region. ह्यूमस कम मात्रा में बनता है लेकिन इसका उपभोग कम मात्रा में होता है, और यही कारण है कि वहां पर हमको ह्यूमस की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। Got it here now? यस सर। यस सर। अभी किसी को डाउट है, कंफ्यूजन? अभी जो क्वेश्चन पूछा सर कितना टेम्परेचर हो गया, सब क्लियर हो गया? सर क्या हो जाता है, हाँ अब इसमें क्या हो जाता है, ज्योग्राफी इज नॉट अ साइंस दैट एक्चुअली हैविंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स व्हिच व्हिच एक्चुअली अफेक्ट टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। खूब सारे कारक होते हैं इधर उधर से जो किसी एक विशेष प्रकार के, अगर हम कहें तो, परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। So factors are very important in the geography, which are associated with any circumstances. किन्हीं भी परिस्थितियों से संबंधित जो कारक हैं वो सर्वाधिक महत्व रखते हैं। Okay, so definitely it is science, but not complete science. ये विज्ञान है लेकिन पूरा विज्ञान नहीं है। Any other doubts and confusion, please now? आप बोलिएगा। नो सर। नहीं ना? बढ़िया, समझ में आ गया। चलो अब यहां से अपन आगे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। ओके, संरचना के आधार पर मृदा के प्रकार। ओके, लिखिएगा टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। संरचना के आधार पर मृदा के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, संरचना के आधार पर मृदा के प्रकार। हाँ जी सर, स्लाइड चेंज नहीं हुई क्या? स्लाइड चेंज हो गई ना सर? ओके, मैं रिजाइन करती हूँ।
ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, संरचना के आधार पर मृदा के प्रकार। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? आई कैन एक्चुअली जस्ट परस्यू यू ऑल प्रॉपरली। मैं आप सब लोगों को अच्छे से Yes, sir. समझा पा रहा हूँ ना? Yes, कहीं sir. डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं होता ना? नो सर। दैट्स गुड। चलिए, सो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, यानी कि संरचना के आधार पर मृदा के प्रकार। सो व्हेन आई से अबाउट द वर्ड टेक्सचर, ओके, यानी कि जब संरचना, मृदा की संरचना पर जब मेरी चर्चा हो रही होती है, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, सो एट द टाइम मेनली वी आर फोकस अबाउट द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो उस समय मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर मृदा के कणों के आकार पर बात कर रहे होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ द सॉइल, और उसके अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर, मृदा संरचना के आधार पर कितनी है? 3 प्रकार की पाई जाती है, राइट? कौन कौन सी है? सो लुक हियर, सैंडी सॉइल, बलुई मृदा, नेक्स्ट सिल्ट सॉइल, गाद मृदा, नेक्स्ट क्ले सॉइल, मृत्तिका मृदा। ओके, क्ले सॉइल, मृत्तिका मृदा। सो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द सॉइल, मुख्य रूप से 3 प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। ओके, यानी कि मृदा के संरचना के आधार पर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज मेनी टाइप्स, यानी कि इसके अलावा खूब सारे प्रकार होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग विद देम, हम उन सब के बारे में नहीं जा रहे हैं। वी आर कंप्लीटली फोकस ओवर द 3 मेन, हम लोग 3 मुख्य प्रकारों पर बात करेंगे। ओके, जनरली एग्जामिनेशन में यही फोकस किया जाता है इन ऑल ओवर द एग्जाम। ओके, वेदर वी डिस्कस ऑन द यूपीएससी और द एमपीपीएससी, प्री और मेंस, ओके, दोनों जगह पर ही द क्वेश्चंस व्हाट एवर आस्क्ड, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेनली दे फोकस ऑन दैट। ओके, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए, सो बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ऐसा समझा देता हूं, आप थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो। सबको दिख रहा है? यस सर। मेरे ख्याल से पिक्चर तो समझ में आ गई होगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है? चलिए, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बता देता हूं अबाउट द सैंडी सॉइल। सबसे पहले हम बलुई मृदा पर बात करते हैं। लुक हियर, सो एक्चुअली दैट इज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल पार्टिकल की बात करेंगे तो सॉइल पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। जनरली दीज आर लार्ज, यानी कि बड़े होते हैं। ओके, अपन इस पर थोड़ा सा लिखते हैं। इट्स सॉइल पार्टिकल्स आर लार्ज एंड इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज लोएस्ट और नो, ओके, और नो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें मृदा के कण बड़े होते हैं तथा इसमें नमी धारण करने की क्षमता न्यूनतम या नहीं होती है, न्यूनतम या नहीं होती है। सो सैंडी सॉइल, बलुई मृदा मतलब आप रेत समझते हो ना, रेत कंस्ट्रक्शन के लिए रेत आती है, दैट इज द सैंडी सॉइल, वही तो बलुई मृदा है। अब इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर when we do the proper experiment as in the laboratory, okay, मतलब यहाँ पर प्रयोगशाला में अगर सही तरीके से हम इस पर एक प्रयोग करने का प्रयास करें, okay, और देखने का प्रयास करें कि एक्चुअली ये टेक्सचर के बेस पर कैसा होता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास में हम एक मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो कैसे था मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक छन्नी लेते हैं। ओके, वी जस्ट टेक अ फनल फिल्टर, एक जैसे अपन ने छन्नी ले ली, राइट, इसमें पूरा छेद है। अब ये जो छन्नी ले ली, इसमें क्या कर दिया, इसमें एक्चुअली हम लोगों ने रेत भर दी। ओके, सो दैट एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं तो एक्सपेरिमेंट किसके बेस पर होता है। एक्सपेरिमेंट हम जब यहाँ पर सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल या क्ले सॉइल पर देखते हैं तो सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल या क्ले सॉइल जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ओके, वी डिसाइड देयर टाइप्स। मतलब मृदा में कणों के आकार और उनकी नमी धारण करने की क्षमता के आधार पर हम उनके प्रकारों को निर्धारित करते हैं। तो सैंडी सॉइल में क्या हो जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। मतलब अगर आपने एक मग्गा पानी, अब आप सोचिएगा, एक मग्गा पानी अगर अपन ने एक्चुअली यहां पर डाल दिया,
सो अगर नीचे अगर आप सपोज वही एक मग्गा नीचे रखेंगे, सो यू विल हैव ऑल द वाटर गेट कलेक्ट आफ्टर द फिल्टर फ्रॉम दैट सैंडी सॉइल। इस अगर हम कहें तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार के मृदा के मतलब बलुई मृदा में से छन करके पूरा वैसे का वैसा पानी आपके पास में उतना का उतना ही मग्गे में आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या हुआ? इसकी होल्डिंग कैपेसिटी सर कम है सर, नमी धारण कम है या नहीं है, मतलब इसने नमी को अपने पास रखा ही नहीं, पूरा का पूरा पानी छोड़ दिया, ऊपर से जितना डाला नीचे से आगे बाहर। सो दैट इज द सैंडी सॉइल। ऐसे ही हम कहते हैं बलुई मृदा। गॉट इट हियर? नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस ऑन द सिल्ट सॉइल। अब अपन यहां पर बात करते हैं गाद मृदा के बारे में। सो व्हेन आई से अबाउट द सिल्ट सॉइल, यानी कि जब गाद मृदा की बात करते हैं, इट्स सॉइल पार्टिकल्स आर मीडियम, स्मॉलर देन द सैंडी, ओके, एंड लार्जर देन द क्ले सॉइल। मतलब गाद मृदा की यदि बात करते हैं तो गाद मृदा के जो कण होते हैं, इस गाद मृदा के कण बलुई मृदा से छोटे किंतु मृत्तिका मृदा से थोड़े बड़े होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। लुक हियर, its soil particles are medium and it has highest moisture holding capacity with led to the swamping. Okay, इसमें मृदा के कण मध्यम होते हैं तथा नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, जिससे दलदल बन जाता है। क्लियर है? जिससे दलदल बन जाता है। सो दैट इज सिल्ट सॉइल। ये गाद मृदा होती है। अब ये गाद मृदा का काम क्या होगा, मतलब एज एन एग्जांपल यहां पर इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी आप देखिएगा। इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ये है कि एक एग्जांपल अगर अपन ने लिया कि मैंने 1 लीटर पानी ऊपर से डाला तो पूरे छन्नी में पानी भर जाएगा, नीचे सिर्फ केवल मात्र 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम इस डब्बे में पानी आएगा, बाकी पूरा 900 ग्राम या 950 ग्राम पानी किसमें रह गया? मॉइस्चर होल्ड कर लिया है किसने? सिल्ट सॉइल ने, गाद मृदा। समझ में आया? आर यू ऑल गेटिंग हियर? यस सर। किसी का डाउट तो नहीं है? और क्योंकि ऐसा हो जाता है तो ऐसे कारण से क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एक्चुअली उसने मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है, बहुत बड़ी मात्रा में नमी को धारण कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई दैट टर्न टू द स्वैम्प। वो जो भूमि जहां पर ये गाद मृदा सर्वाधिक मिलती है, वहां दलदल खूब पड़ा रहता है, खूब सारा दलदल मिलता है। किसी को डाउट? आगे चलो। नाउ वी डिस्कस ऑन द क्ले सॉइल। अब अपन मृत्तिका मृदा की बात करते हैं। सो द सॉइल पार्टिकल्स आर स्मॉलेस्ट इनटू द क्ले सॉइल, है ना? मतलब मृदा के कण जो होते हैं वो मृत्तिका मृदा में सबसे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सो फर्स्ट लुक हियर, सबसे पहले अपन देख लेते हैं। Its soil particles are smallest and it does not allow water to percolate, which create the slippery surface. इसमें मृदा के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और जल को रिसने नहीं देते, जिससे फिसलन की सतह बन जाती है। और जल को रिसने नहीं देते, जिससे फिसलन की सतह बन जाती है। ओके, जल को रिसने नहीं देते, जिससे फिसलन की सतह बन जाती है। सर, ये जो नदियों में बाढ़ आती है तो जो मिट्टी को छोड़ के जाती है वो कौन सी मिट्टी होती है? नदी में बाढ़ आती मिट्टी छोड़ के जाती है, वो कौन सी मिट्टी होती है? वो तो दूसरी मिट्टी हाँ है। सर, जब बाढ़ आती है तो पानी ऊपर आता है, फिर पानी नीचे चला जाता है, तो सर ये दोनों मिट्टी जो लग रही छूटती है। है, तो वो सैंडी भी हो हाँ। सकती है, सिल्ट हाँ भी सर, हो ये दोनों सकती लग है, रही क्ले भी हो सकती है, बलुई मृदा भी हो सकती है, गाद भी हो सकती है, मृत्तिका भी हो सकती है। हाँ सर, ये गाद और मृतिका ही लग रही है। क्यों, रेत कहाँ से निकालते हैं? मोस्टली सर गाद को छूट के जाती है।
रेत कहाँ से निकालते हैं? सर रेत का वो नदी के किनारे पे ही। तो अभी जो एक्चुअली आप पूछना चाह रहे हो वो यहाँ पर नहीं है, वो आगे है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, संरचना के आधार पर बात हो रही है मृदा के प्रकारों की, और जो मृदा आप लोग पूछना चाह रहे हो वो अलग है। ओके, अभी अपन बात करेंगे जब मैं बताऊंगा ना भारत में मृदा, जब मैं बताऊंगा सॉइल इन इंडिया, सो उस समय आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर एक्चुअली वो जो मृदा है उसका नाम है अलुवियल सॉइल, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, वो अलग होती है। ओके, उसमें एक्चुअली केमिकल कंपोजिशन, फर्टिलिटी, ह्यूमस, ये सब कुछ पर बात होती है, ठीक है ना। यहाँ पर उन सब के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ मैंने जब मृत्तिका मृदा की बात करी, अब आप समझिएगा। अब एक्चुअली मैंने कहा कि क्ले सॉइल, मृत्तिका मृदा, तो मृत्तिका मृदा की सबसे खास बात क्या पता पड़ी? सबसे खास बात ये पता पड़ी कि अगर अपन इसके मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, सो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को छोड़ो, यहाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। क्या हो रहा है आप देखिएगा, ये मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने वही डलिया रख दी, छन्नी रख दी, और इसके अंदर पूरी मृत्तिका मृदा भरी हुई है, पूरा क्ले सॉइल इसमें भरा हुआ है, समझे? ये क्ले सॉइल पूरा इसके अंदर भरा हुआ है, बहुत छोटा पार्टिकल है ना। और ऐसे में मैंने एक्चुअली अगर एक मग्गा पानी ऊपर से डाला, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, मृदा के कण बहुत छोटे हैं, इन दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होगा, समझे? इन दो मृदा के कणों के बीच में दरअसल दूरी नहीं होगी, गैप नहीं होगा, जिस कारण से द परकोलेशन ऑफ वाटर इज नॉट अलाउड बाय दिस सॉइल, जिस कारण से इस मृदा के द्वारा जल को रिसने नहीं दिया जाएगा, समझे? पानी ऊपर के ऊपर भरा रह जाएगा, पानी ऊपर के ऊपर भरा रह जाएगा, एंड दैट विल स्पिल आउट फ्रॉम द कॉर्नर्स, दैट डजंट फिल्टर, वो फिल्टर नहीं होगा बल्कि निकल करके बाहर आ जाएगा अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो। अदरवाइज दैट विल टेक अ वेरी लॉन्गर टाइम फॉर द परकोलेशन, वेरी लॉन्गर टाइम टू द परकोलेशन, है ना। मतलब रिसने के लिए बहुत लंबा समय ले लेगा, और अन्यथा तेजी से अगर पानी डालोगे तो पानी बाहर निकल के भी जाएगा। समझ में आया? यस सर। एंड दैट्स व्हाई, और यही कारण है कि जहां पर ये क्ले सॉइल मिलती है, मृत्तिका मृदा मिलेगी, वहां पर क्या होगा? द स्लीपरी सरफेस इज फाउंड, वहां पर फिसलन की सतह का निर्माण हो जाता है। फटाफट एक्चुअली यहाँ पर बिल्कुल ग्रीसी, ऑयली जैसा होता है ना, बिल्कुल जमीन पे तेल पटक दिया और फिर आप चल के बताओ उस पर कैसे चलते हो, समझे? अब आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ब्लैक सॉइल देखिए। यस सर। उसमें कैसा होता है, पानी डाल करके अगर सपोज पैर में अगर कीचड़ लगा हुआ है काली मिट्टी का, और फिर आप घर में प्रवेश करो, कैसे प्रवेश करते हो? धड़धड़ाते हुए। हुआ किसी के साथ में आज तक कि नहीं? हाँ जी, हुआ किसी के साथ में आज तक कि नहीं? हुआ है। चलो बढ़िया, ज्यादा चोटें तो नहीं आई, बढ़िया। चलो, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने कहा ये 3 टाइप की सॉइल है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न आगे बोल रहा हूं मैं, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछूं? ऑल कैन लिसन? हाँ सुनिएगा। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द वेजिटेशन ग्रोथ? इनमें से कौन सी मृदा है जो वनस्पतियों की वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त है? सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल या क्ले सॉइल? कौन सी? सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल, सिल्ट सॉइल। ओके, सब लोग सिल्ट सॉइल बोल रहे हैं। मृत्तिका मृदा। मृत्तिका मृदा, दैट्स गुड। ओके, और कोई? सर तीनों हाँ, तीनों जरूरी है, तीनों जरूरी है सर। तीनों जरूरी है। ओके, यस सर। अब एक सबसे खास बात, अगर अपन ने सिल्ट सॉइल यानी कि गाद मृदा को यहां पर रखा, सो दैट विल डेवलप द स्वैम्प, ये दलदल का निर्माण कर देंगे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स विल बी, क्या हो जाएगा? गल जाएंगे, पानी में गल जाएंगे। गल जाएंगे कि नहीं गल जाएंगे? यस सर। और अगर क्ले सॉइल डाला तो क्ले सॉइल के कारण से क्या हो जाएगा?
द वाटर कुड नॉट रीच टू द रूट्स, जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। समझ पाया? तो कौन सी सॉइल Yes, सबसे sir. ज्यादा अच्छी रहेगी? जब आप पूछते हैं सो द मिक्सचर ऑफ Sandy. ऑल सॉइल, सैंडी नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑल सॉइल, ठीक है, सभी मृदाओं का मिश्रण। सभी मृदाओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ ऑल सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ और वेजिटेशन ग्रोथ। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए सभी प्रकार की मृदाओं का मिश्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आर यू गेटिंग मी नाउ? समझ में आया? मतलब क्या हुआ? देखो, सिर्फ अगर अपन सैंडी सॉइल, तो भैया रेत में पेड़ उगा के बताओ कौन उगा सकता है? रेत में, सैंड में पेड़ कोई उगा सकता है? पौधा कोई सा भी टाइप का? आपके घर के सामने रेत का ढेर रख दिया, उसमें पौधा उग पाएगा क्या? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। एम आई ऑडिबल? अरे वाह, उग जाएगा। सर जो कैक्टस उगता है वो तो रेतीली जगह पर ही। एक्चुअली कैक्टस में, वहां पर कैक्टस होने के लिए सैंडी सॉइल अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ में थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पर सिल्ट सॉइल भी मिक्स हमें देखने को मिलता है। होता तो मैक्सिमम सैंडी ही है, राइट? और नेचुरली ग्रो होते हैं, क्या मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। क्या चीज? कैक्टस और सारे चीजें। अब एक सबसे खास बात ना, मैं आपको बता देता हूं। क्या हो जाता है, अपने पास में एक बहुत आइडल, अगर सब कह सकते हैं कि सबसे अच्छा बढ़िया अगर आपको उगाना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी सैंडी सॉइल डालो, थोड़ी सी सिल्ट सॉइल डालो और थोड़ी सी क्ले सॉइल डालो, ठीक है? तीनों को जब आप डालोगे सो इसके थ्रू जो मिक्सचर बनेगा, ओके, इसके थ्रू जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर से क्या होगा? पानी पूरा रुकेगा नहीं, ओके, थोड़ा थोड़ा पानी बना रहेगा अंदर, ताकि एक्चुअली यहां पर नमी रहे, और ऊपर से न्यूट्रिशंस यानी कि सही तरीके के पोषण, और यहां पर प्लांट के सपोर्ट यानी कि यहां पर जो पौधा है, पौधे को आधार प्रदान करने के लिए दरअसल आपको प्रॉपरली क्या मिलेगा? क्ले सॉइल से सपोर्ट, मृत्तिका मृदा से आधार मिलेगा। समझ में आया? और इस तरीके से एक्चुअली आपको एक सबसे आइडियल सॉइल कौन सी मानी जाती है? आदर्श मृदा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, संरचना के आधार पर कौन सी मानेंगे? द मिक्सचर ऑफ ऑल सॉइल, ठीक है, सभी मृदाओं का मिश्रण। आर यू ऑल गेटिंग मी? सबको समझ में आया? Yes, sir. And that soil is called as the loam soil. और सभी प्रकार के मृदाओं के मिश्रण को हम कहते हैं दोमट मृदा। अब अगर पूछेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल, संरचना के आधार पर कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? सो द लोम सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। दोमट मृदा संरचना के आधार पर वनस्पतियों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त है। गॉट इट हियर नाउ? Yes, sir. किसी को डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो प्लीज। If anyone has the doubts and confusion, can ask me. No doubt, no confusion. चले अपन आगे। Yes, sir. Alright, बहुत बढ़िया। Now actually we just getting ahead, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, and now we will discuss on the soil profile. अब यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मृदा परिच्छेदिका। नोट कीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। आप ध्यान रखिएगा, इन मेंस एग्जामिनेशन जनरली द क्वेश्चंस occurs in any of the public service commission, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी, चाहे अपन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पिछली बार मैंने आपको सबको बताया था, यू ऑल आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस ऑल द एग्जाम्स, है ना? आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे। अब ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी अगर पीएससी का एग्जाम आता है, सो नेवर लीव, ट्राई टू अटेम्प्ट, है ना? क्लियर है ना?
Yes, sir. दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स आते हैं सारे एग्जाम्स में जाओ, अपीयर हो और एक्चुअली अटेम्प्ट करो अच्छे से विद द ग्रेट एफर्ट्स। और तैयारी कैसी करनी रहती है हर जगह की, वो तो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा समझा ही चुका था, है ना? कैसे थोड़ा थोड़ा, मतलब मेनली अपने को फोकस करना है कहाँ पर, मेन कंटेंट जो 70 to 80% तक कवर होता है लगभग कॉमन सभी एग्जामिनेशन। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, व्हाट इज दिस, क्या होता है ये, मैं समझा देता हूँ। सो व्हेन वी से अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, यानी कि जब मृदा परिच्छेदिका की बात करते हैं, तो इन दिस सॉइल प्रोफाइल वी जनरली हैव अ वर्टिकल कट ऑफ एनी surface of earth from anywhere, okay, and the different types of the layers, okay, into the deep vertical cut we identify, which gives us its texture and formation। क्लियर है? सामर्थ्य क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका में हम पृथ्वी या धरातल के सबसे ऊपरी सतह का एक छोटा सा लंब काट ऊर्ध्वाधर लेते हैं, गड्ढा करके ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की परतों, ठीक है, मृदा की विभिन्न प्रकार की परतें हमें प्राप्त होती दिखाई देती हैं, जिनसे हमें उस मृदा की संरचना और उसके निर्माण की संपूर्ण जानकारी मिलती है। क्लियर है? समझ में आया? सर एक बार फिर से सर। हाँ जी, सर एक बार फिर से। हाँ एक बार फिर से ना, बिल्कुल, श्योर श्योर। मैंने कहा कि हम मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत पृथ्वी की सतह या धरातल का एक लंब काट ऊर्ध्वाधर लेते हैं, ओके, लंब काट या ऊर्ध्वाधर लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर के क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया कहीं पर, ठीक है, गड्ढा कर दिया। और यहां पर जब हम लंब काट लेते हैं तो लंब काट या ऊर्ध्वाधर जब गड्ढा कर देते हैं, वर्टिकल जब एक्चुअली हम लोगों ने वहां पर एक पिट बना दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेयर्स इन दैट, जिसमें हमें कई प्रकार की अलग अलग परतें दिखाई देती है, विच इज द लेयर ऑफ सॉइल, जो मृदा की परतें होती हैं, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स टेक्सचर, जो हमको उस मृदा के संरचना की जानकारी प्रदान करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स फॉर्मेशन, इसके अतिरिक्त वह उसके निर्माण की जानकारी भी प्रदान करती है, एंड दैट वी कॉल्ड एज द सॉइल प्रोफाइल, और उसी को हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अपन कह सकते हैं टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्सचर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट एनी प्लेस वी यूज द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है ना? अपन ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी स्थान पर मृदा की संरचना और उसके निर्माण पर की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम मृदा परिच्छेदिका का उपयोग करते हैं या मृदा परिच्छेदिका की सहायता लेते हैं। समझ में आया ना? यस सर। बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। चलिए, सो बेसिकली हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ यू कैन सी, सो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। बेसिकली एक वर्टिकल मैंने क्या किया है, एक लंब काट यहां पर देख लिया। अब ये वर्टिकल एक्चुअली जो मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स आप लोगों के सामने थोड़े से प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन यानी कि ऊर्ध्वाधर जो काट हमने उठा के यहाँ पर उपयोग किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जनरली जब हम किसी भी वर्टिकल सेक्शन को, और आप लोग जब प्रिपेयर कीजिएगा तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, इसको ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे बना लेना। ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूं। सो जनरली क्या हो जाता है, हम किसी भी सॉइल प्रोफाइल में, किसी भी प्रकार की मृदा परिच्छेदिका में, वी जस्ट फाइंड ऑन एन एवरेज 4 टाइप्स ऑफ द लेयर। औसत रूप से 4 प्रकार की परतें हमको देखने को मिलती है। एवरेज का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पर एक जैसी 4 ही परतें, कहीं भी गड्ढा खोदेंगे तो आपको 4 लेयर ही मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं पर 2 मिले, कहीं पर 3 मिले, लेकिन
यहां पर ओवरऑल 4 लेयर ही मिलती है मैक्सिमम, एक्चुअली अगर कहीं पर भी जाएंगे आप तो, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस एंड वट एवर द लेयर्स वी फाउंड, जितनी भी परतें हमको देखने को मिलती हैं, दैट वी कॉल्ड एज द होराइजन, इसको हम कहते हैं संस्तर। तो कितनी संस्तर होते हैं? 4 संस्तर होते हैं। अब आप पहले ना इस पर देख लीजिए, दैट वी कॉल्ड, सबसे ऊपर से शुरुआत होती है, ओके सबको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, सबसे ऊपर से शुरुआत होती है। द फर्स्ट लेयर वी कॉल्ड इज द ए होराइजन, सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको कहते हैं ए संस्तर। इसके बाद में फिर सेकंड जो आता है उसको कहते हैं बी होराइजन, इसे कहते हैं बी संस्तर। नेक्स्ट जो आता है उसे कहते हैं सी होराइजन, यानी कि सी संस्तर। और फिर नेक्स्ट जो आता है इसे कहते हैं डी होराइजन, यानी कि डी संस्तर। तो आप कुछ इस तरीके से मान के चलो कि जैसे मैंने आपको कहा है कि हाउ द सॉइल फॉर्मेशन ऑकर्स, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहां पर द रॉक्स आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस एंड देन इनटू द स्मॉल पीसेस एंड देन द ऑर्गेनिक मटेरियल आर डेवलप्ड इन देम that led to the actually creation of suitability for the plant growth turn to the soil, है ना। अभी पूछा था ना कि सर मृदा का निर्माण कैसे होता है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में कि सर 100 साल लगते हैं तो कैसे बन जाती है मृदा, तो मैं वही बताना चाह रहा हूं। फॉर दैट सेक यू नीड टू अंडरस्टैंड द सॉइल प्रोफाइल, उसको समझने के लिए आपको मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहले पूरी चट्टान होती है, वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, वो और छोटे टुकड़ों में टूटती है, महीन कण तैयार हो जाते हैं। इन महीन कणों में आगे जाकर के कुछ जैविक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, और ये जैविक पदार्थ जब निर्मित होते हैं और मृदा उपयुक्त हो जाती है वनस्पतियों की वृद्धि के लिए, तब जाकर के इसका निर्माण होता है। गॉट इट नाउ? सो उसी को हम यहां पर समझते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राइट, दैट्स गुड। सो अब यहां से मैं आगे चलता हूं कि जनरली हमारे पास में सॉइल प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम हम इसको 4 होराइजन में डिवाइड करते हैं, 4 संस्तरों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला जिसमें कहते हैं ए होराइजन, दूसरा है बी होराइजन, तीसरा है सी होराइजन और चौथा है डी होराइजन। डन? सो नाउ लुक हियर, सो द ए होराइजन, ए संस्तर में जो मृदा मिलती है, यानी कि जो बेसिकली हमारे पास में ए होराइजन में जो एक्चुअली सॉइल अमाउंट मिलता है, दैट वी कॉल्ड एज अ टॉप सॉइल, इसको हम ऊपरी मृदा कहते हैं। In reality, what the definition or explanation I given in the introduction for the soil is actually for only A horizon. मतलब मैंने मृदा के लिए जो भी परिभाषा, जो व्याख्या प्रस्तुत की थी शुरुआत में एक परिचय के रूप में, आप ये मान के चलिए कि वो पूरी की पूरी चर्चा मात्र मैंने यहां पर ए संस्तर के भाग के लिए किया था, जिससे हम टॉप सॉइल या ऊपरी मृदा कहते हैं। समझ में आया क्या था? What was the definition? The soil is the uppermost thinnest layer which provides nutrients, water and support to the physical support to the vegetations or plants, है ना। यही डेफिनेशन थी। मैंने बताया था कि पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी पतली परत जो वनस्पतियों और पौधों को पोषण, जल और भौतिक आधार प्रदान करते हैं, उसे ही मृदा कहते हैं। सो ये यही है मृदा, यही है जो ए होराइजन में मिलता है, दैट इज वी कॉल्ड एज अ टॉप सॉइल, इसी को ऊपरी मृदा में रखते हैं। डन? क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ व्हेन आई से अबाउट द बी होराइजन, यानी कि जब यहां पर सबसे खास बात, जो ए होराइजन है, इसी ए होराइजन में ह्यूमस मिलता है। द ह्यूमस इज फाउंड इनटू द ए होराइजन, टॉप सॉइल में मिलेगा, व्हिच मेक द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो यहां पर मृदा की उपजाऊपन को बनाता है। मोर द ह्यूमस मोर फर्टाइल द सॉइल, मृदा में ह्यूमस जितना ज्यादा होगा मृदा उतनी अधिक उपजाऊ बन जाएगी। क्लियर है ना? समझ पाया? अब यहां से मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट एक्चुअली हमारे पास में दरअसल ए होराइजन हम लोगों ने यहां पर जब डिस्कस किया तो ए होराइजन में हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मेरा बी होराइजन आता है। तो जैसे बी होराइजन में आता है, दैट एक्चुअली इंक्लूड्स द सबसॉइल, इसमें उपमृदा कहलाता है। ओके, सब सॉइल, सब स्प्रेटम भी कहीं कहीं पर एक्चुअली हम इसे सब स्प्रेटम भी कहते हैं, यानी कि उप स्तर, उप संस्तर, लेकिन इसको जनरली सब सॉइल यानी कि उपमृदा, दैट इज द सेकंड लेयर और सेकंड होराइजन और द बी होराइजन इनटू द सॉइल प्रोफाइल। ये हमारे पास में मृदा परिच्छेदिका में दूसरा संस्तर होता है, दूसरा स्तर होता है। ये जो संस्तर है यानी कि ये जो होराइजन है, इसकी सबसे खास बात,
जब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय यानी कि मृदा का निर्माण हो रहा था तो इस समय इस जगह पर क्या हो जाता है, द टू टाइप्स ऑफ द सॉइल लेयर्स आर फाउंड। बी होराइजन में ही दो प्रकार की मृदा की परतें हमें देखने को मिलती हैं, दो प्रकार की मृदा की परतें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 द सैंडी सॉइल, बलुई मृदा। एवरीवन गॉट हियर? सबसे पहले कौन सी मिलेगी? सैंडी सॉइल, बलुई मृदा। और उसके नीचे उसी बी होराइजन में उसके नीचे यू विल फाइंड द क्ले सॉइल, मृत्तिका मृदा देखने को मिलती है। यू विल फाइंड द क्ले सॉइल, मृत्तिका मृदा देखने को मिलेगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. दैट्स गुड। इसके बाद में जैसे ही अपन पहुंचेंगे सी स्तर पे यानी कि सी होराइजन में, सो दैट एक्चुअली हैविंग द पेरेंट रॉक, इसको बोलते हैं आधारी चट्टान। दैट इज पेरेंट रॉक, आधारी चट्टान। और उसके नीचे जो मिलता है दैट इज डी होराइजन, ठीक है, डी संस्तर, जो सबसे बेसिक सबसे मूल है, नीचे बैठा हुआ है, दैट वी कॉल्ड एज द बेड रॉक। इसको कहते हैं हम लोग मूल आधारी चट्टान। दैट इज वी कॉल्ड एज द बेड रॉक, मूल आधारी चट्टान। मतलब ये एक रॉक है, चट्टान का भाग है, विच इज अ यूनिट, जो पूरी एक इकाई के रूप में डज नॉट डिसइंटीग्रेटेड, ये टूटा फूटा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल टू दैट एज द बेड रॉक। इसे हम यहाँ पर मूल आधारी चट्टान कहते हैं। इस पर एक्चुअली क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेशर, टेम्परेचर, मॉइस्चर विल वर्क। दबाव, तापमान, नमी इस पर काम करेंगे। एंड ये जो रॉक है ये कैसा है, अनापक्षयित, ओके, अनअक्षयित चट्टान, नॉन वेदर्ड रॉक है। समझ में आया? मतलब वेदरिंग इज नॉट डन हियर, टूट फूट नहीं हुई है चट्टान में। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल टू दैट एज द बेड रॉक। इस कारण से मूल आधारी चट्टान कहते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ये जो बेड रॉक है यानी कि नॉन वेदर्ड रॉक है, नाउ द प्रेशर, टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर विल वर्क ऑन। इस पर दबाव, तापमान और नमी काम करता है। एंड दैट लेड टू द पेरेंट रॉक, और फिर वो आधारी चट्टान बन जाता है। एंड दैट एक्चुअली लेड टू द वेदर्ड रॉक्स, और इसके कारण से क्या बन जाता है, अक्षयित चट्टान। समझ में आया? अब जो अक्षयित चट्टान है इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पर ग्रेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं छोटे छोटे। कोशिश करिए दिखाने की, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। Yes, sir. दिख रहा है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। सो बेसिकली दैट वी कॉल्ड, बताइए, द ग्रेवल्स आफ्टर द वेदरिंग ऑफ एनी रॉक्स इज कॉल्ड, किसी चट्टान के अपक्षय के पश्चात निर्मित होने वाले कंकड़ पत्थरों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Sir, अवसाद। आर से बताओ। आई, रिगोलिथ, याद आया? Yes, sir. Yes. Very good. Right. So basically in the parent rocks mainly we found the composition of regolith. आधारी चट्टान में मुख्य रूप से हमको रेगोलिथ के कण प्राप्त होते हैं या रेगोलिथ ही मिलता है। समझ में आया? तो ये क्या है, दैट इज एक्चुअली द कंपोजिशन, ये पूरा का पूरा कंपोजिशन है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर छोटी सी ट्रे जिसमें घास फूस रखा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे सलाद वाली ट्रे लिखती है सबसे ऊपर, दिख रही है कि नहीं? एक्चुअली इट इज द ऑर्गेनिक मैटर विच वी फाउंड ओनली ओवर द टॉप सॉइल, जो हमें ऊपरी मृदा के ऊपर देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है सारे। यहां तक किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन सॉइल प्रोफाइल में? नो सर। प्रॉपरली अंडरस्टूडेबल है? यस सर। दैट्स गुड। पिक्चर बनाते चल रहे हो ना, सारी चीजें लिखते जा रहे हो। यहां तक प्रिपेयर कर लो पूरा एक बार, एंड देन एक्चुअली वी विल मूव ऑन। फिर अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। पूरा प्रिपेयर कर लो, चित्र बना लो। कहीं किसी को डाउट कंफ्यूजन होगा तो मेरे को पूछना, तो मैं बता दूंगा। और प्रिपेयर कर लोगे तो मेरे को बताना। हाँ, तो यहां से अपन आगे चलेंगे। हो गया सबका?
Yes, sir. दैट्स गुड, राइट. सो नाउ यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, देखिएगा. सो अ प्रोसेस एक्चुअली वी कॉल्ड एज द लीचिंग. ओके, ध्यान रखिएगा. अ प्रोसेस दैट एक्चुअली वी कॉल्ड एज द लीचिंग प्रोसेस. The process that actually we call as the leaching process. Leaching is also, leaching is loss of soluble substances and colloids from the top layer of soil by percolating precipitation. ठीक है. निक्षालन मृदा के ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थों और कोलाइडों का वर्षणीकृत रिसाव के कारण क्षति होना है. वर्षणीकृत रिसाव के कारण क्षति होना होता है. नोट कर लीजिएगा, मैं समझाता हूं क्या बताना चाह रहा हूं. ओके, सो बेसिकली लीचिंग प्रोसेस मींस व्हाट. अब आप समझिएगा, निक्षालन की प्रक्रिया का मतलब क्या हो जाता है कि दरअसल एक्चुअली हमारे पास में जब सॉइल मतलब जो मृदा होती है, इस सॉइल में जितने भी मतलब हमारे पास में वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस यानी कि जल में घुलनशील पदार्थ जितने भी होते हैं, जनरली इनटू द रेनफॉल एरियाज यानी कि यहाँ पर वर्षा के क्षेत्रों में या जब कभी भी रेनफॉल होती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी मैंने आपको बताया था कि छन्नी लगाई हमने. सब सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. हाँ. तो मैंने एक्चुअली छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को. मैंने एक छन्नी लगाई और उसमें एक्चुअली यहाँ पर मिट्टी डाल दी, है ना. और मिट्टी डालने के बाद में एक्चुअली मैंने कहा कि मैं ऊपर से क्या करता हूँ, ऊपर से उसमें पानी भर देता हूँ, है ना, वाटर डाल देता हूँ. तो पानी डालने के बाद में एक्चुअली नीचे की तरफ जब यहाँ पर मेरे पास में जो दूसरा मग्गा मैंने लिया हुआ है जिसमें उस पानी को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, पानी इसमें आकर नीचे गिरेगा. सो बेसिकली जितना प्योर वाटर, जितना शुद्ध जल मैंने ऊपर से डाला है, क्या वैसे का वैसा ही नीचे मुझे दूसरे मग्गे में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा. तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जब वो पानी इस मिट्टी में से होकर के निकलेगा, तो मिट्टी में से होकर निकलते समय ये इस मिट्टी में, इस सॉइल में जो भी वाटर सॉल्यूबल मटेरियल होंगे, सब्सटेंसेस होंगे और जो कोलॉइड्स होंगे, मतलब जो भी कोलॉइड होंगे या फिर जितने भी प्रकार के जो जल में घुलनशील पदार्थ होंगे, ये सब के सब वाटर के साथ में सॉल्यूशन बना करके नीचे मेरे पास में क्या आएगा, ऊपर मेरे पास में प्योर वाटर डाला था, नीचे मेरे पास में वाटर सॉल्यूशन मिलेगा. समझे है? ऊपर मैंने शुद्ध जल रखा था, ऊपर मैंने शुद्ध जल डाला था, लेकिन नीचे मुझे जल का विलयन प्राप्त होगा. समझ में आया? सो हाउ दैट अकर्स, ऐसा कैसे हुआ? व्हाट द प्रोसेस अकर्स इन बिटवीन इन द लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि इस बीच में, इस मृदा के परत में जो घटना घटी, दैट वी कॉल्ड एज द लीचिंग प्रोसेस, उसको हम निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं. गॉट इट हियर? सबको समझ में आया? Yes, sir. That's good. So now actually अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परकोलेशन एंड लीचिंग, मुझे बताइएगा तो. रिसाव, परकोलेशन में सर मतलब वो वाटर ऐसे ही पास हो जाएगा, लेकिन वही लीचिंग में उसमें जो सॉल्यूशन पास होगा. बहुत शानदार, बहुत शानदार. सो दैट इज द डिफरेंस. ये बहुत बड़ा अंतर है. एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं ना छोटे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. बोलो सर, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा, परकोलेशन.
एक बार डिफाइन कर देंगे। पर्कुलेशन को हिंदी में कहते हैं रिसना, इसको पढ़ना नहीं है। पर्कुलेशन मतलब रिसाव, रिसना। मतलब सर मतलब किसी भी पानी का पास होना कहीं, मतलब किसी भी सरफेस, किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ का, ओके। हाँ जी। अगर किसी सतह ओके। के नीचे बैठता है, किसी सतह के नीचे ओके। बैठता है तो उसको रिसना कहते हैं। रिसना मतलब आता है ना पर्कुलेशन, हाँ हाँ ठीक है ना, दैट इज पर्कुलेशन। है जी। हाँ जी जी। एनी अदर डाउट्स? किसी को डाउट हो तो बोलो, और किसी को? सर मैं ये बोल रही थी कि जो पानी की क्वांटिटी हम डालते होंगे, प्योर वाटर डालते होंगे, तो लीचिंग प्रोसेस के बाद एज इट इज वो पानी की क्वांटिटी नहीं जाती होगी ना नीचे तक, वो कम होके जाती होगी क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाता है बाद में। दैट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये ओके मृदा की संरचना पर निर्भर करता है, अभी पढ़ाया था ना मैंने। जी, बट सर क्वांटिटी तो फिर कम ही जाती होगी ना पानी की, क्योंकि मिट्टी फिर से समझा देता हूँ, जो रहती है वो सोख लेती होगी। मृदा की संरचना पर निर्भर करता है कि आप कौन से वाले मिट्टी में पानी डाल रहे हो, क्ले में डाल रहे हो, सैंडी में डाल रहे हो, सिल्ट में डाल रहे हो, लोम में डाल रहे हो। सिर्फ रगर सॉइल में डालेंगे तो? किसमें? जी सर, किसमें? रगर सॉइल सर, मैंने रगर पढ़ाया सॉइल नहीं आपको। अभी क्या पढ़ाया मैंने सर, आपको? REGUR, पढ़ाया रेगड़। हाँ REGUR, हाँ, रेगड़। रगर सॉइल। ये पढ़ाया कि मैंने अभी किसी को बताया? नहीं सर, मैं ऐसे पूछ That is रही थी not अगर on उस the पर basis बात। of texture. ये संरचना के आधार पर नहीं है। वी आर डिस्कसिंग ऑन द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये सब अपन आगे बात करेंगे। द ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड एज द रेगड़ सॉइल। यस सर भाई। ठीक है, काली मृदा को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं, है ना। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, गुड भूमि, गुड, बहुत बढ़िया, गुड, यू स्टडीड वेल, है ना। दैट्स गुड, दैट्स गुड, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, और किसी को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो डाउट, चले अपन आगे। नाउ गेटिंग अहेड, यहां से मैं आगे चलता हूं। तो अब यहां से मैं आगे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो ए होराइजन और बी होराइजन है, अब आप समझ सकते हो यहां पर क्या हुआ है कि दरअसल सबसे ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, जब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब कभी आपको कुछ जैसे रवा वगैरह छानना है, या फिर अगर आपको सपोज गेहूं को साफ करना है या चावल को आपको साफ करना है, आप लोग सुन रहे हो? यस सर। तो आप थाली में एक्चुअली उसको लेकर के आप हिलाते हो। कैसे हिलाते हो? सिंपली मतलब शेक करते हो उसको, है ना, शेक करते हो ना उसको। और शेक करते हो तो शेक करने पे क्या हो जाता है? यस सर। क्या चेंज होता है उसमें, बताओ? सर वो अलग अलग हो जाता है। क्या अलग अलग हो जाता है? जो उसमें मतलब सर जो कंकर वो वगैरह रहते हैं उनको फटकारने पे वो अलग हो जाते हैं और राइस अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाता है? मतलब मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? द लार्ज पार्टिकल्स आगे हो जाते हैं। हाँ, बड़े पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। करेक्ट है? हाँ जी सर, हाँ जी। ये हमारे सॉइल प्रोफाइल में भी आप देखेंगे कि क्ले सॉइल आर एक्चुअली बी फाउंड सेटिंग डाउन, है ना। मृत्तिका मृदा नीचे बैठ गई है, एंड द सैंडी सॉइल, बलुई मृदा ऊपर आ गई है। और ह्यूमस मिक्स जो था, जो मॉइस्चर वाला था, इसने क्या किया? इसने सैंडी, क्ले, सिल्ट सबको एक्चुअली आपस में, क्योंकि इसमें मॉइस्चर वगैरह सब कुछ है, तो इसने इसको बांध करके और ऊपर एक्चुअली ए होराइजन में पकड़ के रखा हुआ। व्हाट डिड यू नो? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आया, यहां पर डेवलप होता है, जिस कारण से इनटू द ए होराइजन, ए होराइजन में, जिस कारण से ए होराइजन में अ जोन इज डेवलप, एक प्रकार के क्षेत्र का निर्माण होता है, दैट वी कॉल्ड एज द जोन ऑफ एलुविएशन, जिसे हम कहते हैं अपवहन का क्षेत्र। ओके। और फिर इसके बाद में जब हम बी होराइजन में आते हैं, तो बी होराइजन में जहां सैंडी सॉइल का एरिया है, जहां बलुई मृदा का क्षेत्र होता है, दैट प्लेस एक्चुअली क्रिएट द ट्रांजिशन जोन, वहां कर संक्रमण का क्षेत्र निर्मित होता है। एंड वेयर द क्ले सॉइल यू आर सी, जहां पर मृत्तिका मृदा आप देख रहे हैं, देयर इज जोन ऑफ इलुविएशन इज क्रिएटेड, वहां पर विनिक्षेपण का क्षेत्र निर्मित होता है। गॉट इट हियर? समझ में आया?
हाउ दैट अकर्स, ये कैसे होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको। यहां तक मैंने समझाया, क्या बताया मैंने कि जोन ऑफ एलिवेशन, ट्रांजिशनल जोन और जोन ऑफ इल्यूविएशन, अपवहन का क्षेत्र, संक्रमण का क्षेत्र और विनिक्षेपण का क्षेत्र निर्मित होता है। अब इससे पहले एक्चुअली अपन ने सॉइल टेक्सचर पर बात की थी, सबको वहां पर क्लियर था मृदा की संरचना के बारे में। वहां पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी का इस जगह पर सॉइल प्रोफाइल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अलग अलग प्रकार की मृदा का क्या होता है, अलग अलग प्रकार की मृदा का सिंपल सी बात है, कह सकते हैं कि जो नमी धारण करने की क्षमता के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण होता है। कैसे होता है, अगर जब हम पानी डालते हैं, कहां पर, जब हम ए होराइजन में पानी डालेंगे क्या होगी, वर्षा हो जाएगी, रेन हो जाएगी। व्हेन रेन विल अकर्स, वर्षा जब हो जाएगी, कहां पर, ए होराइजन में, ए संस्तर में, तो यहां पर क्या होगा, द लीचिंग प्रोसेस विल अकर्स, निक्षालन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस विल अकर्स हियर, निक्षालन की प्रक्रिया होगी, जिस कारण से द ह्यूमस विच इज द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, ह्यूमस जो कि जल में घुलनशील पदार्थ होगा, दैट विल आल्सो डेवलप द सॉल्यूशन एंड वाटर विल परकोलेट बीनीथ, और जल नीचे की तरफ रिसना शुरू हो जाएगा। बिकॉज द वाटर स्टार्ट्स परकोलेट फ्रॉम हियर विद द लीचिंग प्रोसेस, क्योंकि जल के रिसाव का प्रारंभ निक्षालन प्रक्रिया के साथ इस स्तर में होता है। दैट जोन इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ एलुविएशन, इसे अपवहन का क्षेत्र कहते हैं। किसी को डाउट समझ में तो आया, डाउट है तो बोलो, जोन ऑफ एलुविएशन, दैट्स गुड। और फिर यहां से जैसे सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैंने कहा जोन ऑफ एलुविएशन, अपवहन का क्षेत्र। अपवहन का क्षेत्र मतलब क्या हो जाता है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि जब ऊपर से ड्यू टू द रेनफॉल, वर्षा के कारण से जब पानी आता है तो यह पानी नीचे की तरफ रिसता है, जमीन में रिसता है। ओके, और जब ये धरातल में रिसता है तो निक्षालन की प्रक्रिया के साथ में आगे ऊपरी सतह में घुलनशील पदार्थों को अपने साथ नीचे ले जाता है। एंड द ह्यूमस इज द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, और ह्यूमस जो है वो जल में घुलनशील पदार्थ है जो कि जल में घुल करके इसका निक्षालन भी नीचे की तरफ होता है। डन, क्योंकि यहां कोई वस्तु रुक नहीं रही है, पानी के साथ में सॉल्यूशन के साथ में नीचे आता चला जा रहा है। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस जोन, क्योंकि वह इस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है, दैट इज वी कॉल्ड एज द जोन ऑफ एलुविएशन, इसे अपवहन का क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? यस सर। और इसके बाद जैसे यहां से अपन आगे चलते हैं, आगे जाने के साथ ही नेक्स्ट हमारे पास में आता है दैट वी जस्ट सी द सैंडी सॉइल। बी होराइजन में यहां पर हमारे पास में बलुई मृदा का क्षेत्र आता है। सैंडी सॉइल की क्या खास बात थी, व्हाट वाज एक्चुअली द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द टेक्सचर? सर नमी धारण करने की क्षमता कम है या नहीं है? ठीक है, जिस कारण से क्या हो जाता है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द प्रोसेस विल अकर्स हियर, यहां किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया घटित नहीं होगी। एंड द ह्यूमस will continue percolate, or actually the particular water continue percolate with the leaching और solution। मतलब यहां पर वो अपने पूरे जो विलयन तैयार किया हुआ है, इस विलयन के साथ में निक्षालन करते हुए, रिसते हुए इस बलुई मृदा से नीचे चला जाएगा। एंड नथिंग विल एक्चुअली फिल्टर हियर, यहां कुछ भी फिल्टर नहीं होने वाला है। ओके, लेकिन द ह्यूमस कैन रीच अप टू द हियर, किंतु ह्यूमस यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कहां तक? सैंडी सॉइल तक पहुंचना दिखेगा। समझे? सैंडी सॉइल तक क्या पहुंचते हुए मिलेगा आपको? ह्यूमस मिल जाएगा। तो इस रीजन जोन को क्या कहेंगे? दैट जोन इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल जोन, इसे संक्रमणीय क्षेत्र कहेंगे, वेयर नो एनी काइंड्स ऑफ द चेंजेस अकर्स, कोई भी यहां पर परिवर्तन नहीं होता। एंड नेक्स्ट, सबसे आखिरी में, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्ले सॉइल, मृत्तिका मृदा का खास बात क्या थी? इसमें रिसाव नहीं होता। ये बात, तो जितना भी निक्षालन और विलयन आया है दैट विल एक्चुअली गेट डिपॉजिट हियर, वो पूरा यहां निक्षेपित हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन, इसे कहते हैं विनिक्षेपण का क्षेत्र। समझ में आया? यस सर। दैट्स गुड।
हमारे इस सॉइल प्रोफाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जोन ऑफ एल्यूविएशन, ट्रांजिशनल जोन और जोन ऑफ इल्यूविएशन का होता है। अपवहन का क्षेत्र, संक्रमण का क्षेत्र और विनिक्षेपण का क्षेत्र का होता है। चलिए, कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी का बचा हुआ ड्रॉ कर लीजिएगा प्रॉपर्ली अपने वर्ड्स में लिख करके। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। विनिक्षेपण का क्षेत्र नहीं समझ में आया। हाँ बिल्कुल, विनिक्षेपण का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? हमने पानी ऊपर से डाला, ठीक है, घोल तैयार हो गया, घोल नीचे बैठा, बलुई मृदा में घोल रुका क्या? नहीं सही उमस जाएगा। फिर नीचे आकर के सीधे वो इस विनिक्षेपण के क्षेत्र में आकर के घोल पूरा इकट्ठा हो जाएगा। निक्षेपण यहां हो जाएगा पूरे घोल का, समझे? इसी कारण से इसे विनिक्षेपण का क्षेत्र कहते हैं मृत्तिका मृदा में। कारण क्योंकि यहां पर मृत्तिका मृदा उसको अपने में से रिस्क करके नीचे नहीं जाने देगी। समझ गए? तो सर उसमें ह्यूमस इसमें भी पहुंच जाएगा? हाँ, ह्यूमस पहुंचेगा ना यहां तक, ह्यूमस यहां तक भी पहुंचेगा, यहां तक भी पहुंचेगा। बी होराइजन तक, बी संस्तर तक ह्यूमस पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर, हाँ जी, सर एक छोटा सा डाउट है सर, ये जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ह्यूमस है तो फर्स्ट ऑफ द स्टेज में जोन ऑफ इल्यूवेशन में मतलब ह्यूमस है, एल्यूविएशन में ह्यूमस है। हाँ यस सर, जोन ऑफ एल्यूविएशन में मतलब ह्यूमस है। पानी डालते हैं तो मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है। तो सर जैसे सैंड है, सैंडी सॉइल, इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ड्राई और मतलब इसमें न्यूट्रिशन नहीं पाए जाते ज्यादा। तो ये जब जाएगी, मतलब वाटर जब जाएगा सॉल्यूबल, तो फिर इससे निकल के जाएगा तो वो ह्यूमस अकेला नीचे जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, तो जैसे सैंडी से क्ले बन जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर जो बताया, मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि ह्यूमस इज फाउंड, यहाँ ह्यूमस मिलता है। तो यहाँ मतलब कहाँ मिलता है ह्यूमस? फर्स्ट पे हॉरिजॉन है सर, हॉरिजॉन ए पे, ए होराइजन, और ए होराइजन, हाँ, ए संस्तर में, यस सर, ए होराइजन में, नॉट इनटू द जोन ऑफ इल्यूविएशन में नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। जोन ऑफ इल्यूविएशन, व्हाट इज द डिफरेंस? अब मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोन ऑफ एल्यूविएशन एंड ए होराइजन? सर जो ए होराइजन है, संस्तर में अंतर। हाँ यस सर, जो ए होराइजन है वो अपने आप में ही एक मतलब होराइजन है कि ये एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ सॉइल है, तो वो हो गया। और फिर सर जोन है जो, उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वाटर गया नीचे तो वो जब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। यहाँ पर क्या बदल रहा है बेटा? सर जो वाटर है वो जा रहा है नीचे, तो ये बदल रहा है क्या? तो नीचे जा रहा है, उसके लिए हम वर्ड जो यूज करेंगे वो है परकोलेशन, परकोलेटिंग। वही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी के लिए बोलना चाहूंगा, कंप्लीटली फोकस ओवर यूज ऑफ टर्म्स एंड वर्ड्स। शब्दावलियों के उपयोग पर पूरा ध्यान लगाएं। व्हाट यू स्पीक दैट यू राइट, जो आप बोलते हो वो लिखते हो। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट आपने सही लिखा, आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड लिख दिया तो वो आपके पूरे फिगर प्रिपेयर, सबको जो कुछ प्रिपेयर किया हुआ सबको उठा के काट देगा, बोलेगा नमस्ते। आप बोलोगे कि इतना बेस्ट लिख करके आए कि पूछो मत, लेकिन क्या मिला? आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? सब पर्कुलेट हो जाएगा। हाँ जी, सब पर्कुलेट हो जाएगा ना। जी सर, सब पर्कुलेट हो जाएगा। और ये जोन ऑफ एल्यूवेशन है, एल्यूवेशन, तो सर इसमें ये चेंज होगा कि जो भी वाटर है वो पूरा पर्कुलेट होके नीचे वाली सरफेस पे जाएगा, दैट इज सॉल्युबल वाटर बन जाएगा। वो प्रोसेस क्या कहलाती है?
लीचिंग सर जोन ऑफ लीचिंग, यस सर लीचिंग, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजीज पकड़नी है ना। यस सर। हाँ, तो वाटर सॉल्यूशन बोलने की जगह क्या बोलेंगे कि जोन ऑफ एल्यूविएशन Leaching इज द process. प्लेस वेयर द Yes. प्रोसेस ऑफ लीचिंग occurs यस सर। at the time of the percolating precipitation। यस सर। ठीक है, यहाँ पर Yes, अब sir, yes. इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मतलब बहुत सिंपल है, ये सब कुछ एक आम आदमी को भी मालूम है। बात समझ रहे हो आप सब लोग? सुन रहे हो? एक आम आदमी को भी मालूम है। मतलब एक्चुअली अगर सड़क पे चलता हुआ किसी भी व्यक्ति उसको अगर पूछोगे तो टूटे फूटे किसी भी तरीके से 1 घंटे में नहीं तो 2 दिन में आपको बोल देगा और बता देगा कि क्या होता है। लेकिन एज अ जोग्राफर या फिर एज अ, ठीक है, लिटरेट पर्सन, एक पढ़े लिखे आदमी या फिर एक भूगोल के व्यक्ति के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको फोकस करना होगा टर्म्स, शब्दावलियां और प्लस वर्ड लिमिट, शब्द सीमा। ये 2 चीज अगर आप फोकस कर लेते हो, काम खत्म है। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. राइट, Yes, sir. दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। चलो, और किसी को कहीं डाउट से कंफ्यूजन यहां पर हो तो प्लीज सर पूछिए। थोड़ा सा और ब्रीफ कर दीजिए, थोड़ा सा। और ब्रीफ करना है? जी सर, थोड़ा सा बस। कौन सा वाला? अभी ये जोन ऑफ एलिवेशन, ट्रांजिशन जोन और जोन ऑफ एलिवेशन, ये बताना है। ट्रांजिशनल ऑफ जोन, ट्रांजिशन जोन बताना है। ट्रांजिशनल जोन में क्या हो जाता है, देयर इज नो एनी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड, ओके, नो एनी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड, बट वाटर पर्कुलेशन इज कंटिन्यू एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल जोन। जहां कोई स्पष्ट लक्षण या विशेषता नहीं दिखाई देती किंतु जल का रिसाव जारी होता है नीचे की ओर, उसे हम संक्रमण का क्षेत्र कहते हैं। ऐसा और किसी को डाउट कंफ्यूजन हो तो और पूछें। नहीं, नो डाउट्स? नो सर। बहुत बढ़िया। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, इन एनी ऑफ द रीजन, यानी कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने बात की है, मतलब ए होराइजन, बी होराइजन, जिसमें एक्चुअली हमारे पास में सैंडी सॉइल, ओके, या फिर क्ले सॉइल मिल रहा है, दैट इज द टॉप सॉइल, है ना, समझ में आ रहा है? सो ऐसे में एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास में, इनके जो रूट्स होते हैं, मतलब ऐसा, इनके जो रूट्स होते हैं, ओके, दिस आर फाउंड मैक्सिमम अप टू द टॉप सॉइल। इनके जो रूट्स हैं यानी कि जो जड़ें हैं वो अधिकतम कहां तक प्राप्त होते हैं, ए होराइजन यानी कि ए संस्तर या फिर टॉप सॉइल तक ही प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रूट्स, अधिकांश पौधों की जड़ें। बट दोज प्लेसेस हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल, वो स्थान जहां पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, दोज प्लेसेस हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल, वे स्थान जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, ओके, द लीचिंग प्रोसेस इज वेरी हाई, वहां पर निक्षालन की प्रक्रिया सर्वाधिक होगी। समझे? यस सर। वहां पर लीचिंग प्रोसेस बहुत हाई होगी, निक्षालन की प्रक्रिया ज्यादा होगी क्योंकि पानी ज्यादा आ रहा है ऊपर से। तो ऐसे में क्या होगा, वट एवर द वाटर सोल्यूबल मटेरियल बी फाउंड, जो भी घुलनशील पदार्थ होगा, दैट विल पर्कुलेट डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ रिसेगा, दैट विल पर्कुलेट डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ रिसेगा, एंड एट दैट टाइम दैट रीचेस टू द बी होराइजन, और ऐसे समय में वो बी संस्तर तक पहुंचेगा। जरूरी नहीं है कि ह्यूमस इज ऑलवेज फाउंड अप टू द बी होराइजन, हमेशा जरूरी नहीं है कि ह्यूमस जो है वो आपको बी होराइजन तक ही मिलेगा। बात समझ में आया? बी होराइजन तक तब मिलेगा व्हेन द लीचिंग प्रोसेस ऑकर्स एंड द सॉल्यूशन पर्कुलेट डाउनवर्ड अप टू द बी होराइजन। ठीक है, जब यहां पर निक्षालन की प्रक्रिया सर्वाधिक होगी और जो घोल या विलेन होगा वह बी होराइजन तक नीचे की ओर पहुंचेगा, और उसके लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट रेनफॉल, और उसके लिए ज्यादा वर्षा चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग हियर?
यस सर। किसी को यहाँ पे डाउट? नो डाउट। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरी सबसे खास बात होती है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको मतलब एक्चुअली देना चाहूंगा। ओके, छोटा सा एग्जांपल देखो। एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि झंडा वंदन करना है, ओके, फ्लैग होस्टिंग करनी है मेरे को। सो झंडा वंदन करने के लिए मैं चाहता हूं कि एक पोल अपने को यहां पर लगाना है, एक डंडा लगाना है। सो ये डंडा जो है मजबूत होना चाहिए, राइट। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैंने 15 मीटर ऊंचा डंडा मेरे को यहां पर गाड़ना है। तो ये जमीन में कितने अंदर होना चाहिए? एनीवन एग्जांपल? ऐसा फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट बताना है, फिर भी अंदाजा दो। अगर मैं 1 मीटर गहरा गाड़ूंगा तो ये 15 मीटर का 5-6 फीट तक तो होना ही चाहिए, 5-6 फीट तक अंदर होनी चाहिए। 3 to 5 भाई। भाई सिंपल सी बात है, कम से कम 2 से 3 मीटर के आसपास। समझ में आ रहा है? 3 मीटर के आसपास यहाँ पर डंडा होना चाहिए, नीचे अंदर की तरफ धंसा हुआ, तब जाकर के वो बढ़िया पक्का रहेगा। क्योंकि बच्चे फिर इसके ऊपर झूलते भी हैं, गोल गोल घूमते ना डंडा पकड़ के, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? तो ऐसे में पता पड़ा कि कहीं ये बाहर निकल के नहीं आ जाए, गिर गुर नहीं जाए। तो आपको कम से कम इसको 3 मीटर गहरा तो डालना पड़ेगा, इससे कम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊं, मैंने कहा कि 15 की जगह 30 मीटर कर लेते हैं, तो क्या 3 मीटर गहरा डंडे को गाड़ करके 15-30 मीटर ऊंचा डंडा रख सकते हैं क्या? नो सर, नहीं रख सकते। तो क्या करना पड़ेगा? डबल गहराई बढ़ानी पड़ेगी। यस 6 मीटर। बहुत सिंपल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको समझा देता हूं, आप लोग सब लोग समझ गए हो। ह्यूमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द वेजिटेशन। वनस्पतियों के लिए ह्यूमस बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, ओके। और इसी के लिए सबसे खास बात आती है, क्या होता है कि जनरली रूट्स यानी कि जो जड़ें हैं, दिस आर रीचेस टू द अर्थ सरफेसेस, मतलब अर्थ दोज पार्ट सरफेस, दोज पार्ट्स ऑफ द सरफेस, सतह के उन भागों तक वो पहुंच पाते हैं अप टू वेयर द ह्यूमस इज फाउंड। जहां तक आपको ह्यूमस मिलेगा वहां तक वो जड़ें पौधों की पहुंचेंगी। Wherever the highest rainfall occurs and leaching process occurs high, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है और निक्षरण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, वहां पर ह्यूमस टॉप सॉइल से निकल करके सब सॉइल में आ जाती है, समझे? और जब टॉप सॉइल से निकल करके सब सॉइल में आती है तो क्या हो जाता है? इन जड़ों को ह्यूमस लेने के लिए कहां आना पड़ता है? सब सॉइल में आना पड़ेगा। और जब वो सब सॉइल में आएंगे तो जितने अंदर जाएंगे उतने ऊपर भी निकलेंगे। Am I right? यस सर। समझ में आया? बहुत सिंपल सा रिलेशन है यहां पर वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और रेनफॉल, वर्षा और पौधों के साथ में। लेस रेनफॉल, लेस टॉल ट्रीज और प्लांट्स। वर्षा जितनी कम होगी, वृक्ष या पौधे उतने छोटे होंगे। वर्षा जितनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा ऊंचे पौधे या फिर वृक्ष देखने को मिलेंगे। द टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इनटू द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन। विश्व के सबसे लंबे वृक्ष पृथ्वी के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है? सर इक्वेटर पर। ये बात बहुत शानदार। सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर होती है, एंड दैट्स व्हाई द इक्वेटर हैज द टॉलेस्ट ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और विश्व के सबसे लंबे वृक्ष उस विषुवत रेखा पर ही मिलते हैं। That was once upon a time the question in UPSC and generally asked in the some other public service commissions. ये UPSC में एक प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। Are you all getting here? सबको समझ में आया?
क्लियर है? यहां तक कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिएगा अभी। नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन? आगे चलूं मैं? यस सर। That's good. Now I am getting ahead. यहाँ से मैं आगे चलता हूँ and now we will discuss about the soil in India. यहाँ से आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे भारत में मृदा। That actually we discuss into the next class, जिस पर अपन अगली क्लास में बात करेंगे। I only just explain to you, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ सिर्फ इस बात को लेकर के, ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए, जिज्ञासा समाप्त हो जाए। Indian Council for Agriculture and Research (ICAR) has kept soil in India into the 8 groups. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 समूहों में रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 समूहों में रखा है। The Indian Council for Agriculture and Research has kept soil of India in 8 groups. These are, ये कौन कौन से हैं? लेटराइट सॉइल, लेटराइट मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मृदा, सैंडी और एरिड सॉइल, बलुई या मरुस्थलीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, वनकृत या पर्वतीय मृदा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, अल्कलाइन और सलाइन सॉइल, क्षारीय या लवणीय मृदा, पिटी और मार्शी सॉइल, दलदली मृदा। Got it here now? Yes sir. आप सब लोगों को यहीं घूम रहे थे सबके सब, जब मैं कुछ और पढ़ा रहा था। Exactly sir. Right? So we will discuss into the next class about this all. अगली क्लास में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। Got it here now? किसी को भी डाउट या Yes, sir. कंफ्यूजन? No doubts. No sir. That's good. चलिए, so यहाँ पर ला करके स्लाइड दिखा दीजिए। आज की क्लास एक्चुअली हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। राइट? दैट्स गुड। हाँ जी, सर आज की पहली स्लाइड दिखा दीजिए। आज के पहली स्लाइड। हाँ हाँ, श्योर श्योर। दैट इज द फर्स्ट स्लाइड।